सर्वप्रथम मैं इस पवित्र धरती को प्रणाम करता हूँ जहाँ पे इतने बड़े संगठन की नींव पड़ी। उसके बाद मैं दोनों गुरुदेव परम आदरणीय हेगडेवार जी, परम आदरणीय गुरुदेव गोलवलकर जी, उनको अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। भारत रक्षा मंच के संस्थापक आदरणीय केलकर साहब, वर्किंग प्रेसिडेंट भूषण दीवान जी, जनरल सेक्रेटरी अशोक आचार्य साहब, सामने बैठे भाइयों बहनों, छोटे बच्चों, सबको मैं यथोचित प्रणाम और अपना स्नेह भेंट करता हूँ। मैं बौद्धिक उस तरीके से नहीं करता कि मैं लगातार बोलूं, थोड़ी मेरी आदत अलग है। तो जब अगर आप कुछ पूछें तो आप उसका रिस्पॉन्स करिएगा। तो मतलब ये बौद्धिक ना होके ये संवाद होगा, हमारा आपका आदान प्रदान होगा। भारत में कानून का राज है। किसका राज है? अब जिसका राज है अगर अच्छा होगा यानी कानून अच्छा होगा तो राज, और कानून घटिया होगा तो राज, कानून विदेशी होगा तो राज, कानून स्वदेशी होगा तो राज। तो भारत में तहसील, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, थाना, सब कुछ विदेशी कानूनों से चल रहा है। तो राज स्वदेशी हुआ कि विदेशी? हम इसी की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि जब हम स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं तो कम से, और हमने इतने बड़े बड़े काम कर लिए, हमारे वैज्ञानिक मंगल पे, चंद्रमा पे, कहाँ कहाँ हो आए या जाने की तैयारी कर रहे हैं। एक से बढ़कर एक एयरपोर्ट, हाईवे, क्या क्या बना लिया हमने। तो हम अपना कानून क्यों नहीं बना रहे? अभी भी हम उन्हीं कानूनों पे क्यों चल रहे हैं जो हमारे लिए थोपे गए थे, हमको गुलाम बनाने के लिए बनाए गए थे, हमको डिवाइड करने के लिए बनाए गए थे, हमको लूटने के लिए बनाए गए थे, या हमको बांटने के लिए बनाए गए थे। अंग्रेजों ने 100% कानून या तो लूटने के लिए बनाया था, या तो बांटने के लिए बनाया था, या तो भारतीय संस्कृति को खत्म करने के लिए बनाया था, या भारत को गुलाम बनाने के लिए बनाया था। इसके अलावा मैं सार्वजनिक रूप से किसी भी संविधान विशेषज्ञ, किसी भी कानून विशेषज्ञ से इस बात पे खुली चर्चा के लिए तैयार हूं जो मुझे ये बता दे कि अंग्रेजों का ये कानून भारत के लिए, भारतीय संस्कृति के लिए, भारतीय ज्ञान विज्ञान की रक्षा के लिए बनाया गया है। मेरे नॉलेज में एक भी ऐसा कानून नहीं। लेकिन दुख की बात है कि आज भी हम उसी से चल रहे हैं। एक बात आप समझिए, जैसे इतने सुंदर हम प्रांगण में बैठे हुए, इसका मिस्त्री अच्छा रहा होगा या इसका सीमेंट बालू अच्छा रहा होगा? मिस्त्री अच्छा रहा होगा और सीमेंट बालू वो भी अच्छा होगा। आप मकान बनाते हैं तो मिस्त्री अच्छा ढूंढते हैं या सीमेंट बालू अच्छा ढूंढते हैं? तीनों अच्छा होना चाहिए। आपकी तबीयत खराब होती है तो आप डॉक्टर अच्छा ढूंढते हैं या ऐसा मेडिकल स्टोर ढूंढते हैं जहां दवा अच्छी मिले? बोलिए जरा, जोर से बोलिए। अगर डॉक्टर अच्छा हो और दवा घटिया हो, दवा नकली हो, बीमारी ठीक होगी क्या? बोलिए जरा, मैं पीछे वाले नहीं बोलूं। ड्राइवर अच्छा हो, गाड़ी घटिया हो, इंजन खराब हो, टायर ट्यूब सड़ा हुआ हो,
आपकी यात्रा सुरक्षित हो सकती है क्या? हमारी बहनें बैठी हुई हैं, आपको खाना बनाना बहुत अच्छा आता हो, आपका किचन में जो मसाला है, जो तेल है, वो सड़ा हुआ हो, खाना अच्छा बनेगा क्या? इसी तरीके शासक कितना ही अच्छा हो, शासक कितना ही अच्छा हो, जब तक नियम कानून अच्छा नहीं होगा तब तक राष्ट्र सुरक्षित नहीं होगा। क्योंकि जहां राजशाही हो, जहां राजतंत्र हो, वहां राजा अच्छा हो, तंत्र अच्छा होगा। जहां राजशाही हो, राजा अच्छा तो राज अच्छा। लेकिन जहां राजशाही नहीं है, जहां डेमोक्रेसी है, जहां राजा का राज नहीं है बल्कि कानून का राज है, वहां जब तक कानून अच्छा नहीं होगा तब तक राज अच्छा नहीं होगा। आशा करता हूं कि इतनी बात से आप लोग सहमत होंगे। सब लोग सहमत हैं? तो अब सवाल ये आता है कि जब आप ड्राइवर रखते हैं, तो ड्राइवर, आप मान लीजिए ड्राइवर को 15,000 रुपए देते हैं, अच्छी तरीके गाड़ी चलाने के लिए देते हैं या घटिया तरीके गाड़ी चलाने के लिए देते हैं? सेफ गाड़ी चलाने के लिए देते हैं या एक्सीडेंट करने के लिए उसको 15,000 रुपए देते हैं? ड्राइवर का काम है अच्छी तरीके गाड़ी चलाना। डॉक्टर को 500 रुपए फीस देते हैं तो इस आशा में देते हैं कि एक बार गए और इसने दवा दिया तो बुखार ठीक हो जाएगा, दोबारा नहीं आना पड़ेगा। मिस्त्री से घर बनवाते हैं तो ऐसा बनवाते हैं कि भाई अच्छा घर बनाएगा, सुरक्षित घर बनाएगा। अब मान लीजिए बुखार है, सामान्यतः बुखार में 2 गोली ली जाती है, एक फीवर टेम्परेचर डाउन करने के लिए, दूसरा एंटीबायोटिक। एक टेम्परेचर डाउन करती है, दूसरा आपका एंटीबायोटिक इम्यून सिस्टम ठीक रखती है कि वो 3 दिन 4 दिन के कोर्स के बाद बुखार ठीक हो जाए। अब मान लीजिए एंटीबायोटिक न ले, केवल पैरासीटामोल लेते रहे, तो पैरासीटामोल खाएंगे टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, अगले दिन फिर बढ़ जाएगा, फिर खाएंगे फिर डाउन होगा, अगले दिन फिर बढ़ जाएगा। तो सामान्यतः क्या होता है, पैरासीटामोल दिया जाता है टेम्परेचर डाउन करने के लिए, एंटीबायोटिक दिया जाता है उसको परमानेंट खत्म करने के लिए। ऐसे ही होता है ना? हमें ऐसी ही व्यवस्था की जरूरत है, ऐसे ही कानूनों की जरूरत है। और जब हम अपने कानूनों की तुलना सिंगापुर से करते हैं, चाइना से करते हैं, अमेरिका से करते हैं, तो हमें पता चलता हमारे कानून तो बहुत ही आउटडेटेड है, बहुत ही इनइफेक्टिव है। उदाहरण के लिए हमारे देश में किडनैपिंग पे आईपीसी के सेक्शन 363 लगता है, मैक्सिमम 7 साल की सजा। आप किसी को किडनैप कर लो तो मैक्सिमम 7 साल की सजा। एक आदमी को किडनैप करो तो भी 7 साल, 2 को करो तो भी 7 साल, 3 को करो तो भी 7 साल, 4 को करो तो भी 7 साल, 5 को करो तो भी 7 साल, 10 को करो तो भी 7 साल। मेरे हाथ में ये अमेरिका का फेडरल पिनल कोड है। भारत में आईपीसी है, इंडियन पिनल कोड है, अमेरिका में एफपीसी है, फेडरल पिनल कोड है। इसमें किडनैपिंग पे मिनिमम 50 ईयर है। कितने साल मिनिमम? हमारे यहाँ मैक्सिमम कितना? और हमारे यहाँ 10 को करो तो भी 7 साल, यहाँ 1 को करो तो 50 साल, 2 को करो 100 साल, 3 को करो 150 साल, 4 को करो 200 साल, 5 को करो 250 साल, 6 को करो 300 साल। आप ये बताइए किडनैपिंग वहां रुकेगी कि यहाँ रुकेगी? वहां रुकेगी। बड़ी सीधी सी बात है। सठे साठ्यम समाचरित,
यह सिद्धांत किसी और का नहीं है। किसका सिद्धांत है ये? विदुर नीति है, चाणक्य नीति है, महाभारत में इसका वर्णन है। सठे साठ्यम, जिन देशों ने सठे साठ्यम समाचरे सिद्धांत को अपनाया, सठे साठ्यम समाचरे सिद्धांत को अपना के कानून बनाया, वहां न माओवाद है, न नक्सलवाद है, न कट्टरवाद है, न जिहाद है, न मजहबी उन्माद है, न घूसखोरी है, न जमाखोरी है, न मिलावटखोरी है, न कालाबाजारी है, न नशा तस्करी है, न मानव तस्करी है भी तो रेयर है। जिन देशों ने ऐसा नहीं अपनाया सिद्धांत, वो सब कुछ है। उदाहरण के लिए परसों की बात है, परसों चाइना के फॉर्मर लॉ मिनिस्टर को फांसी हुई है। किसको हुई फांसी? चीन के कानून मंत्री को परसों फांसी हुई है, क्योंकि उसके पास बेनामी संपत्ति थी। क्या थी उसके पास? हमारे देश में 70,000 करोड़ के कॉमनवेल्थ घोटाले वालों को भी 7 साल सजा नहीं हुई। 1,76,000 करोड़ के 2G घोटाला करने वालों में भी किसी को आजीवन कारावास नहीं हुआ। 1,86,000 करोड़ के कोयला घोटाले करने वालों में किसी का आजीवन कारावास नहीं हुआ। और वहां थोड़ी सी बेनामी संपत्ति उसके पास मिली। चाइना का पूर्व कानून मंत्री था और परसों फांसी हो गई। एक व्यक्ति कहता है 15 मिनट के लिए पुलिस हटाओ, हिंदुस्तान से हिंदुओं को खत्म कर दूंगा। ये वाक्य सुना है आप लोगों ने? सबने सुना होगा। उसको कितने साल सजा हुई? नहीं, एफआईआर नहीं। एफआईआर हुई, मुकदमा पहले तो एफआईआर नहीं हुई, बड़ा आपाधापी के बाद एफआईआर हुआ, मुकदमा चला और बरी। वो वीडियो आती है यूट्यूब पे, आप गूगल करिए, वो आपको यूट्यूब पे मिलेगा। एक व्यक्ति कह रहा है 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, हिंदुस्तान से हिंदुओं को खत्म कर दूंगा। वो बरी नहीं हुआ, विधानसभा में बैठा हुआ है। तो आप जरा इसको समझिए, कानून दवा की तरीके काम करता है। किसकी तरीके काम करता है? दवा की। जब हम दवा खाते हैं तो या तो बीमारी ठीक होती है या तो बीमारी बढ़ती है, एज इट इज नहीं होती। हमारे शरीर में दवा खाने के बाद जो अभी मान लीजिए मुझे सरदर्द है, मैं दवा खाऊंगा तो या तो मेरा सरदर्द बढ़ेगा या घटेगा, स्टेटस को नहीं होगा। यही कानून है। कानून भी ऐसे ही काम करता है। कानून या तो अपराध को बढ़ाता है या घटाता है, या तो जिहाद को बढ़ाता है या घटाता है, या तो नक्सलवाद को बढ़ाएगा या घटाएगा, या तो घूसखोरी को बढ़ाएगा या घटाएगा, या तो जमाखोरी को बढ़ाएगा या घटाएगा। एज इट इज सिचुएशन नहीं रहेगी। एक व्यक्ति ने बोला 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, हिंदुस्तान से हिंदुओं को खत्म कर दूंगा। मैंने उसको जब अमेरिका के फेडरल पिनल कोड में देखा कि इस पे कितनी सजा होती, तो 50 साल सजा होती। अमेरिका में अगर यही सेंटेंस किसी ने बोला होता, पुलिस हटा लो, सारे अमेरिका वालों को खत्म कर दूंगा, 50 साल सजा होती। हमारे यहाँ कितनी हुई? 0। तो अब आप बताओ, ये कानून अब अलगाववाद को बढ़ा रहा है कि घटा रहा है? बढ़ा रहा है। आपके मोहल्ले में कोई एक आदमी बदमाशी करे, कानून ऐसा हो, व्यवस्था ऐसी हो कि 6 मैं जितनी बातें कहता हूं वो सामान्यतः कानून के आसपास ही कहता हूं। तो हो सकता है कुछ लोगों को थोड़ा बोरियत भी लगे, लेकिन आप गूगल करिएगा लॉन्गेस्ट सेंटेंसेस, या कभी कभी मैं ट्वीट भी करता हूं, फेसबुक पे डालता हूं। मैक्सिको में एक व्यक्ति ने चिट फंड कंपनी बनाया और चिट फंड कंपनी बना के 16,000 लोगों से पैसा ले लिया और गायब हो गए। कितने लोगों से? जैसा हमारे देश में भी कई लोग चिट फंड बना के करते हैं। हमारे यहाँ एक कंपनी है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, इस मंच से, उसने करीब 3-4 लाख लोगों को चिट फंड बना के लूटा है। हाँ, अब इस मंच से, इस पवित्र मंच से मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूंगा। अब सोचिए, 3 लाख लोगों को लूटा चिट
फंड बना के अभी उसका तारीख पे तारीख चल रही है। भगवान जाने मुकदमा पूरा होगा कि नहीं होगा। क्या पता मुकदमा पूरा होते होते खुद ही पूरा हो जाए। हमारे देश में ऐसा भी होता है। हमारे देश में मुकदमा चलता रहता है, उसके पहले ऊपर चले जाते हैं। जब ऊपर चले जाते हैं मुकदमा अपने आप खत्म हो जाता है। मैक्सिको में एक व्यक्ति ने 16,000 लोगों को लूटा था, उसको 1,41,000 साल सजा हुई है। कितने साल की? कितने साल की? हाँ। अब आप सोच रहे होंगे यार जिंदा तो आदमी 100 साल रहता है, इतनी लंबी सजा का मतलब क्या है? इतनी लंबी सजा दिमाग में टेरर पैदा करने के लिए। दिमाग में किस लिए? दहशत पैदा। हमारे यहाँ याकूब मेनन को फांसी देने में नानी याद आ गई सरकार की। रात को सुप्रीम कोर्ट खुला, सुप्रीम ट्रायल कोर्ट ने कहा फांसी दो, हाई कोर्ट ने कहा फांसी दो, सुप्रीम कोर्ट ने कहा फांसी दो। फिर सुप्रीम कोर्ट के एक रिव्यू सिस्टम होता है, वो रिव्यू पिटीशन फाइल हुई, कुछ दिन रिव्यू पिटीशन चली, रिव्यू पिटीशन में भी हुआ नहीं फांसी दो। फिर एक क्यूरेटिव पिटीशन फाइल हुई सुप्रीम कोर्ट में, वो चली। उसके बाद ये हुआ कि ठीक है भाई फिर भी फांसी दो। फिर राष्ट्रपति की दया याचिका, राष्ट्रपति ने बोला नहीं फांसी दो। सब कुछ करने के बाद एक गद्दार को फांसी देने में सरकार को नानी याद आ गई। क्यों? कानून घटिया है। क्यों? कानून। पूरा अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल, पूरा तबका लगा दिया, दम पूरा निकल गया सरकार का। करोड़ों रुपए खर्च हुए। और एक भी ध्यान रखिए, किसी मुकदमे में अटॉर्नी जनरल खड़े हो चाहे सॉलिसिटर जनरल खड़े हो, वो फ्री में नहीं खड़े होते, उनको पैसा, उनकी फीस होती है। और वो फीस कौन देता है? जनता। सरकार कहाँ की देती? सरकार को अपनी जेब से लाती है। वो अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल की फीस भी कहाँ से जाती है? हमारे आपकी जेब से। अब आप सोचिए, इतने दिन उसको खिलाया पिलाया, बिरयानी खिलाया, ये किया वो किया, उसके बाद फांसी होते होते भी करोड़ों रुपए खर्च हो गए वकीलों की फीस पे। चाइना में पता है क्या सिस्टम है? देशद्रोहियों को सार्वजनिक रूप से फांसी होती है, सार्वजनिक रूप से गोली मारते हैं। सामान्यतः गोली मारते हैं। और गोली कैसे मारते हैं? मान लीजिए उसने इस एरिया में आतंकवाद किया, तो उसकी मुकदमा चला, सजा हुई, उसके बाद उसको उसी एरिया में लाते हैं जहां उसने अपराध किया है, उसको वहीं लाते हैं। अनाउंसमेंट हो जाता है, जनता इकट्ठा हो जाती है, देखती रहती है, उसको 5 गोली मारते हैं, 5 गोली का बिल बनाते हैं कि 5 गोली की कीमत यह है, उसके बाद उसके परिवार को दे देते हैं। अब आप ये बताओ, अलगाववाद, कट्टरवाद, जिहाद, मजहबीवाद यहाँ खत्म होगा, चाइना में खत्म होगा? जहां साल भर के अंदर सारा वारा न्यारा हो गया और गोली की कीमत भी वसूल लिया। इसलिए मैं कह रहा हूं, डॉक्टर कितना ही अच्छा हो, जब तक दवा अच्छी नहीं होगी तब तक बीमारी। ड्राइवर कितना ही अच्छा हो, जब तक गाड़ी ठीक नहीं होगी यात्रा सुरक्षित। मिस्त्री कितना ही अच्छा हो, बिल्डिंग मटेरियल जब तक अच्छा नहीं होगा तब तक घर सुरक्षित। भोजन बनाने वाला कितना ही अच्छा हो, जब तक किचन का सामान अच्छा नहीं होगा तब तक भोजन अच्छा। सीधी सी। अब मैं विषय पे आ रहा था। जानबूझ के ड्राइवर गाड़ी को भिड़ा दे तो मालिक के साथ गद्दारी है कि नहीं? जोर से बोलिए, मालिक के साथ गद्दारी है कि नहीं? ड्राइवर जानबूझ के मरने की दवा दे दे, मक्कारी है कि नहीं? मिस्त्री जानबूझ के ऐसा घर बनाए कि छत धड़ाम से गिर जाए, मालिक के साथ गद्दारी है कि नहीं? इस देश में मालिक कौन है? जनता है कि नहीं है? क्योंकि नेता और नौकरशाह को पब्लिक सर्वेंट कहते हैं। पब्लिक सर्वेंट का मतलब पब्लिक का सेवक, यानी लोक सेवक, यानी जन सेवक, यही तो कहते हैं। अब अगर लोक सेवक या जन सेवक जानबूझ के घटिया कानून बनाए जो समाज के खिलाफ हो, देश के खिलाफ हो, तो ये गद्दारी हुई कि नहीं?
जोर से बोलिए भाई। इसको कहने में इतना धीरे क्यों बोल रहे हैं? ये जनता के साथ गद्दारी है कि नहीं? समाज के साथ मक्कारी है कि नहीं? ये राष्ट्रद्रोह है कि नहीं? तो अंग्रेजों ने जो मक्कारी किया, अंग्रेजों ने जो गद्दारी किया, लेकिन आजादी के बाद भी बहुत सारे कानून देश के लिए, समाज के लिए बड़े खतरनाक बनाए गए, बहुत खतरनाक कानून बनाए गए। उसमें से मैंने बहुत सारे कानूनों को चैलेंज किया हुआ है, लेकिन गलत कानून बनाना एक दिन का काम है। गलत कानून को कोर्ट में चैलेंज करना और सुप्रीम कोर्ट से खत्म करवाना कम से कम 5-7 साल का काम है। 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्या कहता है? अयोध्या के अलावा और किसी भी मंदिर का विवाद कोर्ट में जाएगा नहीं। इसका मतलब हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख के लिए कोर्ट का दरवाजा बंद हो गया। इसका मतलब आप कोर्ट जाके मुगलों के गलत काम को वापस रिक्लेम करने के लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते। लोकतांत्रिक देश में अगर कोर्ट नहीं जाएंगे तो क्या होगा? आप जरा कहां जाएंगे? लोकतांत्रिक देश में अगर कोर्ट का दरवाजा बंद होगा तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, भीड़तंत्र हावी हो जाएगा। कल मैं शाम को आया और मैं कल फार्मर सीजीआई जस्टिस बोबडे साहब के साथ में था। करीब 2 घंटे हमारी इनकी बैठक हुई। ऐसे बहुत सारे विषयों की चर्चा हुई। तो वो खुद भी कह रहे थे, यार ऐसा कानून बना के अगर हम कोर्ट का दरवाजा बंद कर देंगे तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। लोग डंडा लेके, तलवार लेके, भाला लेके सड़क पे आ जाएंगे। अगर आप उनको काशी और मथुरा, भद्रकाली, अटाला, जो भी महत्वपूर्ण स्थान है, उनको कोर्ट के जरिए अगर आप रिक्लेम नहीं करने देंगे तो लोग लाठी डंडा लेकर वहां पहुंच जाएंगे। अब ये अच्छा है क्या? लेकिन ये कानून बनाया 1991 में बना। ये कानून बनाना राष्ट्रद्रोह है कि नहीं? ये देश के साथ गद्दारी है कि नहीं? ड्राइवर को 15,000 रुपए वेतन देते अच्छी तरीके गाड़ी चलाने के लिए, तो सांसदों को, विधायकों को वेतन भत्ता, गाड़ी, बंगला, पेंशन, फ्री एयर टिकट, फ्री रेल टिकट, बाकी और दुनिया भर की सुविधाएं किस लिए मिलती है? बताइए, किस लिए मिलती है? अरे भैया, कानून बनाने के लिए। उनकी प्राइमरी ड्यूटी है कानून बनाना। फीता काटना सेकेंडरी ड्यूटी है, भाषण देना सेकेंडरी ड्यूटी है, बाकी सब सेकेंडरी ड्यूटी है। प्राइमरी ड्यूटी क्या है? और कानून अच्छा बनाना है, घटिया बनाना? सीधी सी बात। घटिया कानून, उससे पेट नहीं भरा। मैं अंग्रेजों पे जा ही नहीं रहा हूं, उनके तो बहुत सारे कानून हैं, सारे कानून डिवाइडर के बीच में, उसमें नहीं जाता, टाइम बहुत कम है। उसको मैंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है। 1992 अगले साल एक और कानून बनाया, माइनॉरिटी कमीशन एक्ट। और माइनॉरिटी कमीशन एक्ट बना के देश में हिंदू और मुस्लिम को बांट दिया। और हिंदू और मुस्लिम को नहीं बांटा, आप बहुत ध्यान से समझिए। माइनॉरिटी कमीशन बना के उन्होंने एक तीर से 2 निशान किया। हिंदू और मुस्लिम को तो बांटा ही बांटा, हिंदुओं को भी बांटा। कानून की नजर में जैन, बौद्ध और सिख ये हिंदू होते हैं। जैन, बौद्ध और सिख क्या होते हैं? जितने हिंदू मैरिज एक्ट है, हिंदू सक्सेशन एक्ट है, बाकी जितने भी कानून हैं वो केवल हिंदू पे लागू नहीं होते, बल्कि जैन, बौद्ध और सिख पे भी लागू होते हैं। तो संविधान की दृष्टि में, कानून की दृष्टि में जैन, बौद्ध, सिख अलग पंथ नहीं है, बल्कि वो हिंदू ही है। लेकिन 1992 में क्या किया सरकार ने? एक कानून बनाया, नेशनल माइनॉरिटी कमीशन एक्ट। उसको बना के हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन को जो अलग अलग किया, हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख को भी बांट दिया। यानी हिंदू हो गया मेजॉरिटी, जैन हो गया माइनॉरिटी। बट गया कि नहीं बटा? जोर से बोलिए, बटा कि नहीं बटा? हिंदू हो गया मेजॉरिटी और सिख हो गया माइनॉरिटी, जिसकी स्थापना हिंदू धर्म की रक्षा के लिए हुई थी। सिख पंथ की स्थापना क्यों हुई थी?
छोटे वाले 3 हिंदू रहेंगे, सबसे बड़ा वाला सिख हो जाएगा, हिंदू धर्म की रक्षा करेगा। अब जो बड़ा वाला था बोले तो माइनॉरिटी हो गया, बड़े भाई को माइनॉरिटी, बाकी छोटे वाले 3 मेजॉरिटी। बांटा कि नहीं बांटा? बौद्ध कहां से निकले? सनातन धर्म से, जैन सनातन धर्म, बौद्ध सिख सनातन धर्म, तो ये काम किए। अब इस पे आवाज उठाने की जरूरत है। मैंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है, मुकदमा वहां चल रहा है। 19 अक्टूबर को फिर सुनवाई होगी, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पे 11 अक्टूबर को सुनवाई होगी, माइनॉरिटी कमीशन एक्ट पे 19 अक्टूबर को फिर सुनवाई होगी। लेकिन मैंने आपको बताया, एक घटिया कानून बनाने में 1 दिन का चाहिए, एक घटिया कानून को खत्म कराने में कम से कम 5 साल। तारीख पे तारीख, काउंटर, रिजवाइंडर, अपनी तरफ से बहस, उनकी बहस, रिटर्न सबमिशन, बहुत लंबा होता है। तो समस्या ये है, बात यह है कि जो समस्याएं हैं इनका समाधान कैसे निकलेगा। मेरी नजरों में, हो सकता है मैं गलत भी हूं, किसी भी समस्या का समाधान भारत में 3 स्थान से होता है: सड़क, संसद, सुप्रीम कोर्ट। समाधान कहां होगा? जोर से बोलिए, समाधान कहां पे है? सड़क, संसद, सुप्रीम कोर्ट। हर व्यक्ति संसद में पहुंच नहीं सकता, वहां संख्या लिमिटेड है। तो जो लोग संसद में हैं वो घटिया कानूनों के खिलाफ आवाज उठाएं, ये उनकी ड्यूटी है। जो घटिया कानून है उनको बदलने के लिए प्राइवेट मेंबर बिल पेश करें, क्वेश्चन आवर में उसको उठाएं, 0 आवर में उसको उठाएं, ये उनकी ड्यूटी है। जो लोग सुप्रीम कोर्ट में है या हाई कोर्ट में है वो PIL फाइल करें। केवल वकील ही नहीं, बल्कि रिटायर्ड जज, रिटायर्ड IAS, रिटायर्ड IPS, रिटायर्ड सेना के अधिकारी, रिटायर्ड बैंक के अधिकारी, रिटायर्ड लेक्चरर, रिटायर्ड प्रोफेसर, जो लोग सब सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकते हैं वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट PIL फाइल करें। और तीसरा क्या स्थान है? सड़क। सड़क, संसद, सुप्रीम कोर्ट के अलावा और कहीं पे भी किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। ध्यान रखिए, समाधान कहां होगा? सड़क, संसद, अब तरीका मैंने आपको बताया। सड़क पे जब शुरू होगा तो स्वाभाविक सी बात है उससे संसद में भी दबाव आएगा। भाई अगर 100 लोग, 50 लोग जाएं, सांसद से मिले, बोले साहब देखो ये कानून घटिया है, इसके खिलाफ आप कुछ बोलो, और चलो वो 2 दिन थोड़ा अवॉइड करेंगे, 3 दिन अवॉइड करेंगे, 4 दिन अवॉइड करेंगे, 5 दिन अवॉइड करेंगे, लेकिन पता चला जब वो कहीं से लौट के आ रहे हैं 10 लोग उनको घेर के बैठे हुए, साहब देखो ये कानून घटिया, कुछ करो, आप इस पर आवाज क्यों नहीं उठाते? तो मुझे ऐसे लगता है कि वो 4-6 बार भले अवॉइड करते लेकिन आवाज उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे? तो उसके लिए जाना पड़ेगा सांसद जी के पास। तो ये हो गया आपका संसद वाला रास्ता। दूसरा सुप्रीम कोर्ट का रास्ता, जैसे हमारे भूषण साहब बैठे हुए हैं, ऐसे सेना के पूर्व अधिकारी, रिटायर्ड लेक्चरर, प्रोफेसर, जजेस, IAS, IPS आए। दिक्कत क्या हो रही है? रोहिंग्या बांग्लादेशियों को निकालने की एक PIL है, कितनी है? उनको बसाने की 22 PIL है। तो जिस दिन वो मैटर लगता है, एक तरफ मैं अकेले खड़ा रहता हूं, एक तरफ 22 लोग, कैसा लगता होगा? जरा नजारा सोचिए, कल्पना करिए, बस 1 मिनट के लिए इमेजिन करिए, जज की कोर्ट में एक तरफ एक व्यक्ति खड़ा, एक तरफ 22 वकील खड़े हुए, कैसा लगेगा? आप सब लोग चाहते हो रोहिंग्या जाए कि नहीं? आप सब चाहते हो बांग्लादेशी जाए कि नहीं? मैंने 2017 में PIL फाइल किया था, तब मैंने एफिडेविट पे कहा था 5 करोड़ आ चुके हैं, 5 करोड़ आ चुके हैं। 2017 की बात बता रहा हूं, अभी तो 2022 है, अभी तो उनके बच्चे भी कुछ पैदा हो गए होंगे, इसके अलावा और भी आ गए हैं, तो वो संख्या 5.25 के आसपास हो गई होगी। लेकिन समाधान सड़क, संसद और समाधान 5 साल में इसलिए नहीं निकला, सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ नहीं, वहां तारीख पे तारीख चल रही है, संसद में लोगों ने एग्रेसिवली उसको उठाया नहीं, और सड़क पे लोग उतरे नहीं, इसलिए समाधान नहीं हुआ। मैं अपनी बात पूरी करूं, बहन जी बात पूरी करूं, उसके बाद सबके कुछ अगर पेरिस होंगे कर लेंगे। तो सवाल ये है, इसके बारे में हमें चिंतन करना है। चलो ये 1992 का कानून,
माइनॉरिटी मेजॉरिटी, पेट नहीं भरा भी। 1995 में वक्फ एक्ट, एक और कानून वक्फ एक्ट आ गया, और वक्फ एक्ट जैसा कानून भारत में और किसी के लिए नहीं है। हिंदू के लिए नहीं है, जैन के लिए नहीं है, बौद्ध के लिए नहीं है, सिख के लिए नहीं है, ईसाई के लिए नहीं है, पारसी के लिए नहीं है, यहूदी बहाई किसी के लिए नहीं है। और उस कानून में इतनी पावर दिया बोर्ड को कि बिना किसी इंक्वायरी, बिना किसी इन्वेस्टिगेशन, बिना किसी डॉक्यूमेंट को भी वो नोटिस भेज सकता है कि ये प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है। उदाहरण के लिए, वैसे इतनी हिम्मत तो नहीं पड़ेगी यहां नोटिस भेजने के लिए, लेकिन अगर बाई द वे वो भेज दे कि भाई ये जमीन वक्फ बोर्ड की है, तो हम नागपुर की कोर्ट में नहीं जा सकते। हम उस नोटिस के खिलाफ नागपुर की कोर्ट में नहीं जा सकते। उस नोटिस के खिलाफ हमें वक्फ ट्रिब्यूनल में जाना पड़ेगा, जिसका ऑफिस मुंबई में है। अब यहां से 500-600 किलोमीटर तो होगा मुंबई, 750 किलोमीटर। तो मतलब जिस समस्या का समाधान 10 किलोमीटर दूर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हो सकता है, उसके लिए 750 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा हमें मुंबई वक्फ ट्रिब्यूनल में। जो लोग समझदार हैं, जो पढ़े लिखे हैं, कानून समझते हैं, चलो वो तो फिर भी चले जाएंगे। वो आदिवासी क्या करेंगे, वो दलित क्या करेंगे, जिन्होंने कभी अपने जिले की कचहरी नहीं देखी है, जिन्होंने कभी नियम कानून को देखा नहीं, उनके सामने अगर एक नोटिस आ जाए कि तुम्हारा गांव ये पूरा वक्फ प्रॉपर्टी है, वो तो बेचारे परेशान हो जाएंगे। वो तो उन्हीं का हाथ पैर जोड़ेंगे, वापस ले लो, वापस ले लो। ये जो वक्फ कानून है ना, 1995 में जो बनाया गया, आज की डेट में रेलवे और डिफेंस के बाद सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी का मालिक है। लैंड माफिया बन चुका है वक्फ बोर्ड, एक्सटॉर्शन का काम कर रहा है। आपके घर पे नोटिस भेजेगा, देखेगा बड़े आदमी हैं, परेशान नहीं होंगे, 500 किलोमीटर दूर वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल में नहीं जाना चाहेंगे, ले दे के डील कर ले, बड़ी में 5 लाख रुपए लाओ, नोटिस वापस। एक्सटॉर्शन वसूली कर रहा है, और वसूली के साथ साथ दलितों का, आदिवासियों का धर्मांतरण करवा रहा है। आदिवासी क्षेत्र में महाराष्ट्र का जो बॉर्डर का डिस्ट्रिक्ट है, जहां जंगलों में आदिवासी रहते हैं, जिन्होंने कभी आसपास की कचहरी नहीं देखी, कभी कोर्ट नहीं जाते, वहां वो नोटिस भेजता है। नोटिस भेज के बोलता है तुम्हारी पूरी जमीन ये वक्फ बोर्ड की है। बोले साहब क्या करें? बोले कन्वर्ट हो जाओ तो तुम्हारी जमीन तुम्हारे पास रहेगी। ऐसा कानून बनाना गद्दारी है कि नहीं? जरा जोर से बोलिए। ऐसा कानून बनाना मक्कारी है कि नहीं? ऐसा कानून बनाना राष्ट्रद्रोह है कि नहीं? क्या ऐसा घटिया कानून बनाने के लिए इनको वेतन भत्ता, गाड़ी बंगला मिलता है? तो समाधान सड़क, संसद और मैंने इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है। लेकिन जब तक सुप्रीम कोर्ट इस कानून को खत्म करेगा, मैंने कहा ना 5 साल कम से कम, तब तक तो पता नहीं कितने गांव को और वो अपने कब्जे में ले लेगा, पता नहीं कितने लोग और कन्वर्ट करा देगा। इसलिए इसके कानून के खिलाफ सड़क पे उतरना, सांसदों का घेराव करना जरूरी है, सांसदों से मिलना जरूरी है, क्योंकि संसद का सत्र आने वाला है। और मैं आज इस पवित्र भूमि से ये भी अनाउंस करता हूं, आप लोग अगर कभी सांसद से मिले और वो प्राइवेट मेंबर बिल पेश करने के लिए तैयार हो जाए, बिल बना के मैं दूंगा। उनको जिसका बिल चाहिए, 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट खत्म करने के लिए उनको बिल चाहिए, मैं दूंगा। 1992 का माइनॉरिटी कमीशन एक्ट खत्म करने के लिए बिल चाहिए, मैं दूंगा। वक्फ एक्ट खत्म करने के लिए बिल चाहिए, मैं दूंगा। जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए बिल चाहिए, मैं दूंगा। कॉमन सिविल कोड लागू करने के लिए बिल चाहिए, जो भी चाहिए बिल बना के देना ये मेरी ड्यूटी है, निःशुल्क, एक पैसे नहीं। वो ईमेल भेज देंगे, मैं भेज दूंगा। लेकिन मैं सांसद तो हूं नहीं, तो बिल तो उनको ही पेश करना होगा। मैं तो सुप्रीम कोर्ट में जो
कर सकता हूँ वो कर रहा हूँ, मैं PIL कर सकता हूँ PIL कर रहा हूँ, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाता रहता हूँ, सुबह से लेकर शाम तक ये होती रहती है। इसके अलावा एक और घटिया कानून बना 2010 में। मैंने आपको बताया ना, अंग्रेजों ने तो 100% कानून डिवाइड एंड रूल के लिए बनाए थे, लेकिन कांग्रेस ने भी बहुत सारे कानून डिवाइड एंड रूल के लिए बनाए, लूटने और बांटने के लिए। जैसे उदाहरण देता हूं आपको, अंग्रेजों ने, मैकाले ने पहला कानून 1860 में बनाया, IPC, इंडियन पिनल कोड, यहाँ के लोगों को गुलाम बनाने के लिए। कानून बन गया, उनको लगा कि अच्छा यार कानून तो बन गया, इनको लाठियों से पीटेगा कौन। उन्होंने अगला कानून बना दिया 1861 में, पुलिस एक्ट, पुलिस खड़ी कर दिया। उनको बोला अच्छा पुलिस भी बन गई, कानून भी बन गया, लाठी पीटने वाला बन गया, अब क्या करें, माल ज़्यादा किधर है, पैसा किधर है। उनकी नज़र पड़ी साउथ में, क्योंकि नॉर्थ इंडिया के मठ मंदिर लूटे जा चुके थे, तोड़े जा चुके थे, यहाँ मुगलों का कब्जा था। साउथ में मुगल नहीं पहुंच पाए थे। शिवाजी महाराज जो और इधर के अपने महाराज जो नागपुर के राजा थे, नाम नहीं याद आ रहा मुझे, उन लोगों ने यहाँ बॉर्डर पे रोक रखा था, तो मुगल यहाँ से साउथ नहीं निकल पाए। मतलब आंध्रा, तेलंगाना और केरल, कर्नाटक और ये वाला जो एरिया था उनके कब्जे में नहीं आया। तो नहीं आया तो वहाँ मठ मंदिर पूरे थे। उन्होंने तीसरा कानून बनाया 1863 में, उसको कहते हैं रिलीजियस इंडाउमेंट एक्ट, उसको कहते हैं धार्मिक बंदोबस्ती कानून, और कानून बना के सारे मठ मंदिरों को उन्होंने अपने कंट्रोल में ले लिया। तो मुगलों ने जो जो काम तलवार के दम पे किया, अंग्रेजों ने वो सारे काम कानून बना के किए, और अंग्रेजों ने जो काम कानून बना के किए, आने वाली सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने वही काम कानून बना के किए। 1863 में मठ मंदिरों का कंट्रोल करने कानून बनाया, सारे साउथ के मठ मंदिर उसने कंट्रोल में ले लिया, अंग्रेजों कंट्रोल में चले गए। उनको लगा शायद पुलिस भी हो गई, कानून भी हो गया, मठ मंदिर कंट्रोल में आ गया, जो ज्यादा इधर उधर करे उसको सजा कैसे देंगे। बोले काम करो, कोर्ट खड़ी कर देते हैं, एविडेंस एक्ट बना देते हैं, गवाहों के बयान होंगे, अब वकील भी उनके, जज भी उनके, कानून भी उनका, सजा शुरू हो। उनको लगा अच्छा जमीनों को और कैसे कब्जा करे, अगला कानून बनाया लैंड एक्विजिशन एक्ट। इस पूरे देश में सिविल लाइन आपको मिलेगी। आपके एरिया में सिविल लाइन है कि नहीं, राहत भाई किसके किसके एरिया में सिविल लाइन है? नागपुर में भी सिविल लाइन है, इलाहाबाद में भी है, कानपुर में भी है, दिल्ली में भी है। जानते सिविल लाइन कैसे बनी? अंग्रेजों को लगा कि यहां हमको चर्च को इस्टेब्लिश करना है, तो चर्च को इस्टेब्लिश कैसे करें? बोले कानून बनाते हैं लैंड एक्विजिशन एक्ट, और लैंड एक्विजिशन एक्ट बनाया जमीन एक्वायर करने के लिए। क्या कह के एक्वायर किया कि यहां हम कलेक्टर का ऑफिस बनाएंगे, कप्तान का ऑफिस बनाएंगे। उनको जमीन चाहिए होती थी 5 एकड़, एक्वायर करते थे 50 एकड़। 5 एकड़ में SP ऑफिस, DM ऑफिस बना देते थे, कलेक्टर का ऑफिस, कप्तान का ऑफिस, बाकी का 45 एकड़ चर्च को दे देते थे। इसलिए आपको पूरे भारत में जहां जहां सिविल लाइन मिलेगी वहां चर्च जरूर मिलेगा, चर्च सबसे ज्यादा वहां जमीन का मालिक मिलेगा। और उस चर्च को 99 ईयर की लीज पे दिया, और 99 ईयर की लीज पूरी हो गई। तो अब चर्च वाले क्या कर रहे हैं, सिविल लाइन की जमीन तो बड़ी महंगी होती है, तो उनको लगा कि भाई 99 ईयर की लीज पूरी हो गई है, कल को गवर्नमेंट कोई ऐसा नोटिफिकेशन निकाल दे कि भाई ठीक है जिसकी लीज पूरी हो गई उसको जमीन वापस करो। तो उन्होंने क्या किया, अब वो सिविल लाइन की जमीनों की प्लॉटिंग कर रहे हैं। सिविल लाइन की जमीन कितनी महंगी होती सबको पता। सिविल लाइन की जमीन, एक बिस्वा जमीन 1 करोड़ में बिक जाती है। तो सिविल लाइन का वो 5 बिस्वा जमीन बेचते हैं, और 50 किलोमीटर दूर जाके बढ़िया 5 एकड़ जमीन, 5 बीघे जमीन खरीद लेते। तो यहाँ 5 बिस्वा बेचा, वहां 5 एकड़ खरीदा, 20-30-40 किलोमीटर थोड़ा बाहर जाके, और बढ़िया वहां पे स्कूल बना दिया, हॉस्पिटल बना दिया। तो चर्च का फाइनेंशियल सिस्टम इतना तगड़ा हो गया है कि बाहर का जो पैसा आ ही रहा है वो तो आ ही रहा है, लेकिन विद इन कंट्री इतना उनके पास सिविल लाइन की जमीनें हैं
कि अगर वो बेचे तो कम से कम 5 लाख करोड़ रुपए उनको ऐसे मिल जाए। और दुश्मन से लड़ने के लिए 2 चीज जरूरी है। आप अपने चीजें तो मजबूत करो, दुश्मन की रसद काटना जरूरी है, सप्लाई काटना जरूरी है। ये सिस्टम है, आर्मी का सिस्टम है। जब सेना लड़ती है तो अपने तो वो सामान मजबूत करती है, लेकिन जो पीछे की सेना जिससे लड़ती है उसकी वो रसद काटती है, भाई इसकी सप्लाई बंद हो जाए। हम इसलिए नहीं लड़ पा रहे हैं, हम तो कहते नहीं नमक रोटी खा के, प्याज खा के और वो अपना दाल रोटी खा के लड़ रहे। उनके पास भारत के अंदर इतनी जमीनें हैं कि वो हर साल 5 बिस्वा 10 बिस्वा बेच रहे, बड़े बड़े वकील खड़े कर ले रहे, बड़े बड़े चीजों को कर ले रहे, हॉस्पिटल बनाते चले जा रहे, नर्सिंग होम बनाते जा रहे, स्कूल बनाते चले जा रहे। क्योंकि सरकारों ने क्या किया, वो 99 ईयर की जो लीज दिया था उस लीज को वापस नहीं दिया। एक इस पे हमें बहुत अभियान चलाने की जरूरत है। जिन जमीनों की लीज पूरी हो चुकी है 99 साल की, उसको वापस लिया। तो कांग्रेस की सरकार ने एक और कानून बनाया 2010 में, उसका नाम है FCRA। नाम बड़ा प्यारा है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। नाम से ऐसे लगता है कि जो विदेशी चंदा आ रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए बनाया गया, नाम से ऐसा लगता है, लेकिन काम ठीक उल्टा है। इनफैक्ट वो विदेशी चंदे दिलवाने के लिए बनाया गया। जैसे 1991 वाला जो कानून है उसका नाम है पूजा स्थल कानून। क्या नाम है उसका? नाम से ऐसे लगता है कि पूजा स्थल यानी मंदिरों की रक्षा के लिए बनाया गया, लेकिन काम ठीक उल्टा है। काम यह है कि अयोध्या के अलावा और कोई मंदिर तुम्हारे हाथ में नहीं आएगा। कांग्रेस बड़े दिमाग से काम करती है, नाम बड़ा प्यारा रखती है, पूजा स्थल कानून। नाम से लगे भाई तो मंदिरों के लिए बना है, लेकिन ठीक उल्टा है। ऐसे 2010 वाला जो कानून है उसका नाम है विदेशी चंदा नियंत्रण कानून, यानी विदेश से जो चंदा आ रहा है उसको ऐसे लगता है कंट्रोल करने के लिए, है ठीक उल्टा। वो कानून बना के सरकार ने अपने पालतू NGO, अपने पालतू पत्रकारों, अपने पालतू बुद्धिजीवियों, अपने पालतू लेखकों, माओवादियों, नक्सलियों, जिहादियों, कट्टरपंथियों, चरमपंथियों को NGO बनवा के उनकी फंडिंग शुरू कर दी। विदेशों से FCRA के जरिए लगभग 50,000 करोड़ रुपए आ रहा है हर साल। कितना आ रहा है? 50,000 नक्सलियों की फंडिंग, माओवादियों की फंडिंग, जिहादियों की फंडिंग, कट्टरपंथियों की फंडिंग, मिजनरियों की फंडिंग, चरमपंथियों की फंडिंग, सबकी फंडिंग हो रही है। और हमारे लिए बड़े दुख की बात है, दुनिया का चौथा सबसे बड़ा चर्च गुरुओं की धरती जालंधर में बन रहा है। जिस स्थान से सनातन को बचाने के लिए सिख पंथ की स्थापना हुई, उसी स्थान पे दुनिया का चौथा सबसे बड़ा चर्च बन रहा है। कहां से पैसा? एक सिविल लाइन वाला पैसा, दूसरा FCRA वाला पैसा। पैसा कैसे आ रहा है? एक FCRA वाला, दूसरा सिविल लाइन वाला। तो इस पे कंट्रोल, भाई बड़ी सीधी सी बात है। जैसे ये हॉल है, इस हॉल के बाहर मान लीजिए सांप है, सांप फंडिंग के लिए उसको हमें खत्म कर देना चाहिए, नया कानून बनाना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए। लेकिन दुख इस बात का है कि कुछ हमारे अपने भी हैं, थोड़ा बहुत उनको भी मिल रहा है। मतलब थाली पूरी उधर जा रही है, इधर केवल जूठन आ रही है। क्या आ रही है? उसी जूठन के लालच में FCRA का विरोध नहीं करते। 99 रुपए उधर जा रहा है, 1 रुपए इधर आ रहा है, उस 1 रुपए की लालच में हमारे वाले उसका विरोध नहीं करते। भैया लड़ाई बड़ी स्पष्ट है। लड़ाई में आपको सैद्धांतिक रूप से मुखर हिंदू और, जोर से बोलिए, मुखर हिंदू और भारत की
सच बोलिए, मीठा झूठ नहीं। कड़वा सच बोलिए, मीठा झूठ। इसी को कहते हैं प्रखर हिंदू, मुखर हिंदू। (2010) का कानून बन गया। एक और कानून 2012 राइट टू एजुकेशन एक्ट जब बना, शिक्षा अधिकार कानून, तो मदरसे भी उसमें आते थे। ध्यान से समझिए, जब शिक्षा अधिकार कानून बना तो मदरसे भी शिक्षा अधिकार कानून के दायरे में थे। पर्सनल लॉ बोर्ड जमीयत वाले मिले, 2012 में संसद में एक अमेंडमेंट आया और मदरसों को बाहर निकाल दिया। खुश करने के लिए गुरुकुल को भी बाहर निकाल दिया। गुरुकुल की ऑडिट कराने में किसी को दिक्कत है क्या? दिक्कत किसको ऑडिट कराने में? लेकिन कांग्रेस जब खेल खेलती है, ऐसा खेल खेलती है। निकाला मदरसे को बाहर, बैलेंस करने के लिए गुरुकुल को बाहर निकाल दिया। गुरुकुल वाले कभी कहें नहीं हमको तुम बाहर निकालो ना निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ता। गुरुकुल में तो जो कुछ है, किताब, कापी, पढ़ाई, क्लास सब ओपन है, बंद कमरे में भी नहीं होती। आप सीसीटीवी लगवा दो तब भी गुरुकुल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई फर्क पड़ेगा क्या? फर्क कहां पड़ेगा सीसीटीवी लगवाने का? लेकिन कांग्रेस ने खेल खेला। मैंने उस 2012 का जो अमेंडमेंट है उसको कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है, लेकिन मैंने फिर बताया कोर्ट में वो अमेंडमेंट खत्म होने में 5 साल लगेगा, संसद में तो एक दिन में खत्म हो सकता है। जो माननीय सांसद उसके लिए बिल बनाने पेश करना चाहते हैं, उनको मैं बिल बनाने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, मैं बिल बनाने में ज़्यादा मेहनत इसलिए नहीं करनी, हमारी PIL है, उसी के 4-5 पन्ना कॉपी पेस्ट मारना, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। जिन विषयों का मैं कानून बनाने के लिए कह रहा हूँ उसमें हमारे लिए आसान इसलिए कि हमने पहले जितना दिमाग लगाना था लगा दिया। अब तो केवल PIL का फॉर्मेट चेंज करके उसको संसद का बिल का फॉर्मेट बनाना होता है, थोड़ा सा 2-4 लाइन आगे पीछे करनी होती है, उतने में हो जाता है। तो ऐसा नहीं मुझे कोई बहुत मेहनत करने की जरूरत है। एक जो सबसे ज्यादा जरूरत है, ये भारत का संविधान है। गुरुदेव, मैं गुरुदेव के लिए कॉन्स्टिट्यूशन किताब लाया था, ये हिंदी अंग्रेजी दोनों में। कहाँ दिखाई केरकर साहब? अच्छा, गुरुदेव आप मंच पे हैं, कहाँ बैठे हुए आप? अच्छा, हाँ, तो भारत का संविधान कहता है कि भारत में सबको समान सुरक्षा मिलनी चाहिए। आर्टिकल 14 कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, मतलब कानून की नजरों में सब समान है और अपराध अगर समान हो तो दंड समान होना चाहिए। यह कहता है आर्टिकल 14। अब इस आर्टिकल 14 का कितना वायलेशन हो रहा है इसको समझिए आप। उत्तर प्रदेश में आगे गुरुदेव, उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण अपराध है। उत्तर प्रदेश का जो सबसे दिल्ली का सटा हुआ जिला है गाजियाबाद नोएडा सब जानते हैं। तो इसका मतलब आपने गाजियाबाद में धर्मांतरण कराया, नोएडा में धर्मांतरण कराया तो अपराध है, समझिए इसको। हरियाणा में एंटी कन्वर्जन लॉ, इसका मतलब गुरुग्राम में आपने धर्मांतरण किया और फरीदाबाद में धर्मांतरण किया तो अपराध है। लेकिन आप सड़क क्रॉस करके दिल्ली में इंटर कर जाओ तो ये अपराध नहीं है। आर्टिकल 14 का वायलेशन हुआ नहीं हुआ? समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मतलब ये सड़क है दिल्ली और गाजियाबाद के बॉर्डर वाली, इस तरफ धर्मांतरण किया तो अपराध, सड़क क्रॉस करके आनंद विहार में इंटर कर दिया, सरिता विहार में इंटर कर गए, ओखला में इंटर कर गए, या उधर एयरपोर्ट में इंटर कर गए, गुड़गांव से अंदर आ गए, तो धर्म अपराध नहीं है। ये संविधान की धज्जियां उड़ रही नहीं उड़ रही है? जब संविधान कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इसका मतलब सबको समान सुरक्षा। तो सबको समान सुरक्षा कैसे हुई? गाजियाबाद वाले को धर्मांतरण से सुरक्षा मिल गई, दिल्ली वाले को धर्मांतरण सुरक्षा है ही नहीं। या यूपी का बॉर्डर का डिस्ट्रिक्ट है गोरखपुर देवरिया, तो देवरिया में धर्मांतरण हुआ तो अपराध, और आप
बिहार के वहीं बगल में गोपालगंज है, गोपालगंज में इंटर कर जाओ तो धर्मांतरण अपराध नहीं, ये वायलेशन है कि नहीं? तो समाधान इसका कहां पे है? सड़क, संसद और जोर से बोलिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने परसों ही इसी शुक्रवार के दिन, जिसमें मैंने सजेस्ट किया था कि ये राज्यों को धर्मांतरण नियंत्रण कानून बनाने की जरूरत नहीं है, राज्यवार ये नहीं होना चाहिए, धर्मांतरण की समस्या राष्ट्रीय समस्या है, समाधान संसद में होना चाहिए। समाधान मैंने उनको आईपीसी में 2 नए सेक्शन बताए हैं, केवल 2 सेक्शन जोड़ दिए जाए इंडियन पिनल कोड में, धर्मांतरण पूरे देश में जघन्य अपराध बन जाएगा। और शुक्रवार यानी परसों माननीय सुप्रीम कोर्ट जस्टिस एमआर शाह, जस्टिस कृष्ण मुरारी की बेंच ने हमारी पीआईएल को एक्सेप्ट कर लिया है। केंद्र सरकार के कानून मंत्रालय और गृह मंत्रालय को नोटिस जारी कर दिया है, 4 हफ्ते के अंदर जवाब मांगा है, 14 नवंबर को फिर सुनवाई होगी। हमने कहा कि कहावत है ना, हाथी को मारने के लिए भाला, बंदूक, तोप की जरूरत नहीं है, क्या करना है? नाक में क्या डालना है उसके? पूरे राज्य बना रहे धर्मांतरण नियंत्रण कानून, धर्मांतरण नियंत्रण कानून, और बना बना के अपनी पीठ थपथपा रहे। और हमारे सांसद इतनी बात नहीं कह रहे हैं कि इंडियन पिनल कोड का चैप्टर 15, जिसका नाम ही है ऑफेंस रिलेटिंग टू रिलीजन, आप लोग गूगल करिएगा, चैप्टर 15 ऑफ द इंडियन पिनल कोड, उस चैप्टर का नाम है ऑफेंस रिलेटिंग टू रिलीजन। अब ये बताइए, धर्मांतरण ऑफेंस रिलेटिंग टू रिलीजन है कि नहीं? धर्मांतरण अपराध है कि नहीं? तो उसी चैप्टर 15 में 2 नए सेक्शन जोड़ दो, बात खत्म। काहे लिए राज्यों को इतनी मेहनत करनी पड़ रही है? सेक्शन 493 में धोखे से विवाह पे 10 साल का प्रावधान है, आईपीसी सेक्शन 493। सेक्शन 493 में धोखे से विवाह पे 10 साल की सजा का प्रावधान है, लेकिन धोखा डिफाइन नहीं है कि धोखा का मतलब क्या। धोखे का मतलब नाम बदलना, पहचान छिपाना, धर्म बदलना, क्या धोखे का मतलब क्या? केवल 493 में धोखा डिफाइन कर दे तो पूरे देश में लफ्ज़ात अपराध हो गया, राज्यों को कानून बनाने की जरूरत ही नहीं है। सेक्शन 494 में दूसरी शादी करने पे 7 साल की सजा है, लेकिन सबके लिए नहीं है। समझ गए? सबके लिए 7 साल की सजा है, लेकिन सबके लिए। उस सेक्शन 494 में से एक पैरा 5 शब्द निकालना है काट के, वो 5 शब्द काट के निकाल दे, दूसरी शादी सबके लिए 7 साल की सजा हो जाएगी, सबके लिए अपराध हो जाएगा। आसान है कि नहीं? कभी कभी बहुत बड़े बड़े काम छोटे छोटे स्टेप से हो जाते हैं, लेकिन वो छोटा वाला स्टेप्स चर्चा ही नहीं हो रही, छोटे स्टेप्स को हम देखना नहीं चाहते। अब आप बताइए, राइट टू एजुकेशन एक्ट संसद में बना, जिसको हिंदी में कहते हैं शिक्षा अधिकार कानून। क्या कहते हैं उसको? शिक्षा अधिकार। जोर से बोलिए भाई पीछे। 2009 में बना, संसद में बना, अंग्रेजी में कहते हैं राइट टू एजुकेशन। उसमें बाबूजी एक शब्द जोड़ना है, इक्वल। पार्लियामेंट ने बनाया तो यानी वो शब्द जोड़ सकता कि नहीं? जोड़ सकता। तो राइट टू एजुकेशन में एक शब्द जोड़ दे, इक्वल, तो क्या बन जाएगा? राइट टू इक्वल एजुकेशन। क्या बनाओ? तो सब पे लागू हुआ कि नहीं हुआ? मदरसे भी आ गए कि नहीं आए? अब आप उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करो, सुप्रीम कोर्ट कहेगा भैया इस कानून का नाम ही राइट टू इक्वल एजुकेशन है, आप कैसे आ गए? आपको अलग छूट नहीं मिलेगी। इतना काम करना, राइट टू एजुकेशन के वर्ड में एक शब्द और जोड़ना, इक्वल। और इक्वल का कोई विरोध भी नहीं कर सकता। गांधीवादी विरोध कर पाएंगे इक्वल का? अंबेडकरवादी विरोध कर पाएंगे? समाजवादी? बहन जी, भाई समता समानता सबको चाहिए कि नहीं? समता समानता की बात सब करते हैं, संविधान की बात सब करते हैं। संविधान 2 शब्दों से मिलकर बना, सम विधान, समान। तो जब समान विधान है, संविधान है, तो हम शिक्षा अधिकार कानून को समान शिक्षा अधिकार कानून बना रहे हैं, तो अच्छा है कि नहीं? अच्छा है। इतना सा काम करना है। और उसमें पढ़ने की उम्र 6 से 14
बढ़ा दो, 6 से 16 कर दो, या 4 साल और कर दो, 6 से 18 कर दो, यानी 12वीं तक यानी 18 वर्ष तक सबकी किताब एक हो जाएगी। भाई महाराष्ट्र वाला मराठी में पढ़े, गुजरात वाला गुजराती में पढ़े, बंगाल वाला बंगाली में पढ़े, तमिलनाडु वाला तमिल में पढ़े, किताब एक होनी चाहिए कि नहीं? गरीब अमीर की किताब एक होनी चाहिए कि नहीं? मंत्री और संतरी के बच्चे की एक किताब होनी चाहिए कि नहीं? यूपी बिहार बंगाल सबकी एक किताब होनी चाहिए कि नहीं? हिंदू मुसलमान की एक किताब होनी चाहिए कि नहीं? तो यही तो संविधान है, यही समान विधान है। जब संविधान कहता है सबको समान अवसर मिलना चाहिए, समान अवसर तब मिलेगा जब समान शिक्षा होगी। समान शिक्षा का मतलब 1 नेशन 1 एजुकेशन, 1 नेशन 1 सिलेबस। अपनी अपनी मातृभाषा में पढ़ो, लागू करना भी आसान है। जीएसटी चल रहा है, नहीं चल रहा है, 1 नेशन 1 टैक्स चल रहा है। भाई मैं, अगर आप लोग बोर हो रहे हो तो मैं अपनी बात कंक्लूड करूं। देखिए बाबूजी का भी आदेश होगा कि 10 मिनट आप और बोल सकते हैं। 10 मिनट और सभी भाइयों को अच्छा लग रहा तो सभी एक बार खड़े होकर ताली बजाएं, जोर से ताली बजाएं। बाबा साहब अम्बेडकर भी चाहते थे इस देश में समान शिक्षा हो, लोहिया जी चाहते थे कि समान शिक्षा हो, गांधी जी चाहते थे समान शिक्षा हो, संविधान कहता है समान शिक्षा हो। तो राइट टू एजुकेशन में एक शब्द जोड़ के राइट टू इक्वल एजुकेशन बनाने में क्या दिक्कत है? होना चाहिए कि नहीं? और इसको लागू करने का तरीका भी मैं आपको बता रहा हूँ। अभी 1 नेशन 1 टैक्स लागू है, जिसको जीएसटी कहते हैं। वो कैसे चलता है? एक जीएसटी काउंसिल होती है, केंद्र के वित्त मंत्री उसके अध्यक्ष होते हैं, राज्यों के वित्त मंत्री उसके मेंबर होते हैं। वो हर 3 महीने में बैठक करते हैं और ये तय करते हैं किस सामान पे कितना टैक्स लगाना है। ऐसे आप एक एजुकेशन काउंसिल बना दीजिए। केंद्र के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी उसके अध्यक्ष हो जाएंगे, राज्यों के शिक्षा मंत्री उसके मेंबर हो जाएंगे। एजुकेशन काउंसिल की बैठक 3-3 महीने में बुलाइए और सब लोग मिलकर तय कर लीजिए कि फिजिक्स में ये 50 चैप्टर कहाँ से उठाना है। हो सकता है 5 चैप्टर महाराष्ट्र का हो, 3 चैप्टर बंगाल का हो, 4 चैप्टर यहाँ का हो, 5 चैप्टर वहां का हो, छांट लीजिए। तो फिजिक्स की किताब पूरे देश में एक हो सकती है, केमिस्ट्री की पूरे देश में एक हो सकती है, इंग्लिश की पूरे देश में एक हो सकती है, हिंदी की पूरे देश में एक हो सकती है, जूलॉजी एक हो सकती है, बॉटनी एक हो सकती है। 12वीं तक लगभग सारी किताबें एक हो सकती है पूरे देश में। तो लागू करने में कोई दिक्कत है क्या? और ये देश की अखंडता और एकता अखंडता के लिए भी जरूरी है और सनातन संस्कृति को मजबूत करने के लिए भी जरूरी है। जब तक मेरे बेटे की किताब, मेरे ड्राइवर की बेटे की किताब एक नहीं होगी, तब तक दोनों में समरसता नहीं आएगी। जब तक मंत्री जी के बेटे की किताब और संतरी के बेटे की किताब एक नहीं होगी, मंत्री और संतरी के दोनों बेटे में ऊंच नीच की भावना बनी रहेगी। आप कुछ भी कर लीजिए, समता, समानता, समरसता स्थापित करने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो है समान शिक्षा। और समता समानता नहीं, जातिवाद खत्म होगा, भाषावाद खत्म होगा, कट्टरवाद कम होगा, मजहबी उन्माद कम होगा, क्षेत्रवाद कम होगा, अलगाववाद कम होगा और जिहाद कम होगा। जय श्री राम।
देश में संविधान कहता है इस देश में कॉमन सिविल कोड होना चाहिए, लेकिन कॉमन सिविल कोड के साथ दिक्कत यह है जो इसका समर्थन करते हैं उसमें भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता है क्या है। वो समर्थन करते हैं क्योंकि शुरू से हमारी विचारधारा में रहा है और संविधान का हिस्सा है, और जो विरोध करते हैं उनको तो बिल्कुल नहीं पता, एक्चुअल में उनको बिल्कुल नहीं पता। और आज इस पवित्र भूमि से एक बात मैं और आपको बताने जा रहा हूं, कॉमन सिविल कोड लागू होने के बाद हिंदुओं को कोई फायदा नहीं, क्योंकि हिंदुओं पहले कॉमन सिविल कोड है। कॉमन सिविल कोड आने से लड़के लड़की की शादी की उम्र बराबर होगी। हिंदुओं में लगभग पहले ही 18 और 21 3 ही साल का तो अंतर है। फायदा किसको होगा? हमारी मुस्लिम बेटियों को जिनकी शादी की उम्र 9 साल है। तो अगर कॉमन सिविल कोड आएगा, शादी की उम्र बढ़ेगी, उनकी भी 18 होगी या 21 होगी, तो वो भी कम से कम पढ़ाई करेंगी, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, समाज में जाएंगी, मेन स्ट्रीम में आएंगी। तो फायदा किसका हुआ? मुस्लिम बेटियों का। कॉमन सिविल कोड आएगा, ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स, तलाक किन किन आधार पे होना है वो डिफाइन हो जाएगा। तो हिंदुओं में पहले डिफाइंड है, इस आधार पे तलाक हो सकता है, वो पहले डिफाइंड है। फायदा कहाँ होगा? जहाँ मौखिक तलाक आज भी चल रहा है, जहाँ कुरियर से, चिट्ठी से, पोस्ट ऑफिस से, अंतरदेशी से, लिफाफे से, एसएमएस से, व्हाट्सएप से, टेलीग्राम से तलाक हो रहा है। तो फायदा किसको मिला? मुस्लिम बेटियों को। कॉमन सिविल कोड आएगा, गुजारा भत्ता सबको मिलेगा। हिंदुओं को गुजारा भत्ता पहले मिलता है, तो फायदा किसको हुआ? मुस्लिम बेटियों को। जहाँ केवल मेहर की रकम मिलती है वो भी 10,000, 15,000, 20,000 रुपये मिलती है। कॉमन सिविल कोड आएगा, गोद लेने का अधिकार सबको मिलेगा, तो हिंदुओं को कोई फायदा नहीं है। हिंदुओं बेटियों का गोद लेने का अधिकार पहले ही है। शादी की बात छोड़िए, बिना शादी के भी गोद ले सकते हैं। सुष्मिता सेन ने गोद ले लिया कि नहीं लिया? तो कॉमन सिविल कोड से फिर हिंदुओं को कोई फायदा नहीं हुआ। फायदा किसको हुआ? मुस्लिम बेटियों को। उनको भी गोद लेने का अधिकार मिल जाएगा, उनको भरण पोषण का अधिकार मिल जाएगा। कॉमन सिविल कोड आएगा, प्रॉपर्टी राइट इक्वल हो जाएगा। हिंदुओं को कोई फायदा नहीं, हिंदुओं पहले इक्वल राइट है, पति पत्नी को बराबर अधिकार है संपत्ति का। तो फायदा किसको हुआ? तो कॉमन सिविल कोड हिंदू और मुस्लिम का विषय ही नहीं है। कॉमन सिविल कोड प्योरली जेंडर जस्टिस, जेंडर इक्वलिटी का विषय है। कॉमन सिविल कोड से सबसे ज्यादा फायदा हमारी मुस्लिम बेटियों को होगा, उसके बाद पारसी बेटियों को होगा, उसके बाद क्रिश्चियन बेटियों को होगा, सबसे लास्ट में 10% फायदा हिंदू बेटियों को होगा, वो भी नहीं होगा। लेकिन सबसे ज्यादा कॉमन सिविल कोड की मांग करने वाले हिंदू और सबसे ज्यादा विरोध करने वाले, जिनको फायदा है वो विरोध कर रहे हैं, जिनको कोई फायदा नहीं वो मांग कर रहे। लेकिन आना चाहिए, आना इसलिए चाहिए क्योंकि हमारे संविधान निर्माताओं का सपना था, संविधान समान विधान, एक विधान सबके लिए विधान, इसलिए होना चाहिए। आज का टॉपिक हमें जो मिला वो मिला है संविधान और राष्ट्रवाद। तो मैं शॉर्ट में 5-7 मिनट के अंदर कुछ ऐसे आपको प्रोविजन बताता हूं जो संवैधानिक प्रोविजन है, जिन पे कभी संसद में चर्चा नहीं हुई, जिनको लागू नहीं किया गया। उदाहरण के लिए भारत का संविधान कहता है, आर्टिकल 351, सभी भारतीयों को हिंदी और संस्कृत लिखना, पढ़ना, बोलना आना चाहिए। हिंदी और संस्कृत लिखना, पढ़ना और, जोर से बोलिए एक बार, हिंदी लिखना, पढ़ना और। लेकिन अब इस पे संसद में चर्चा नहीं हुई, और इसकी ड्यूटी भी सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया हुआ है, राज्यों को नहीं दिया, क्योंकि संविधान निर्माताओं को लगता था ये राज्य तो अपनी अपनी भाषा को प्रमोट करेंगे, संस्कृत को शायद प्रमोट नहीं करेंगे, इसलिए इसकी ड्यूटी किस पे डाल दिया। तो ये भी आसान हो सकता है, समान शिक्षा कानून बनाइए, राइट टू इक्वल एजुकेशन बनाइए, और उसी में मैंडेटरी कर दीजिए, भाई देखो हिंदी संस्कृत तो पढ़ना ही पढ़ना। और धीरे धीरे आत्मसात लोग कर भी रहे, मान भी रहे, क्योंकि विदेशी भाषा हमारी कनेक्टिंग लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए। मैं हिंदी को प्रमोट इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि हिंदी हमें बोलता हूँ, मैं हिंदी को इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी दिक्कत ये हो रही है कि तमिलनाडु और यूपी के बच्चे जब मिलते हैं तो उनको आपस में कम्युनिकेट करने के लिए एक विदेशी लैंग्वेज लेना पड़ता है। हमारी कनेक्टिंग लैंग्वेज भारत की लैंग्वेज होनी चाहिए, और भारत की लैंग्वेज में एक ही लैंग्वेज है जो कनेक्टिंग लैंग्वेज बन सकती है, वो हिंदी, क्योंकि 50-60% बोली जाती है, 50-60% लगभग बोली जाती है। इसको कनेक्टिंग लैंग्वेज बनाना बहुत आसान है।
इसी तरीके हमारी आने वाली जनरेशन को, खासतौर पे हमारी युवा पीढ़ी एक नशे के गर्त में जा रही है। मानते नहीं मानते, हमारे बच्चे जा रहे हैं। ये आर्टिकल, संविधान का आर्टिकल 47 कहता है भारत में नशाबंदी, शराबबंदी होनी चाहिए। मैं कह रहा हूं नशाबंदी, शराबबंदी चलो पूरी ना हो तो कम से कम हर एक किलोमीटर पे ठेका तो नहीं होना चाहिए। दिक्कत क्या हो रही है, कुछ पार्टियां मुफ्तखोरी का वादा करती है, मुफ्तखोरी वादा करती है, खजाना खाली हो जाता है, पैसा होता नहीं है, वादा करके चुनाव जीत लेती है। जब चुनाव जीत के आती है तो वो वादा पूरा करने के लिए पैसा कहां से मिले, तो शराब का ठेका खोलना शुरू कर देती है। तो वो शराब का ठेका खोलना शुरू कर देती है। इसलिए पहले जहां 10 किलोमीटर पे शराब का ठेका था, बाद में 5 किलोमीटर हुआ, अगला चुनाव आया तो 3 किलोमीटर हुआ, अगला चुनाव आया 2 किलोमीटर हुआ। हमारे दिल्ली में 50 वार्ड ऐसे थे जहां एक भी ठेका नहीं था। अभी हर वार्ड में 3-3 ठेके खुल रहे हैं। इतनी क्रांतिकारी सरकार है हमारी। तो ये, इसका समाधान भी वही है, सड़क, संसद और तो सुप्रीम कोर्ट, मैंने फ्रीबीज के खिलाफ PIL फाइल किया, सुप्रीम कोर्ट ने एडमिट भी कर लिया है, सुप्रीम कोर्ट कोई कमेटी भी बनाने वाला है, लेकिन फिर भी सड़क, संसद पे इस पे चर्चा होना आवश्यक है। ये जो नशा और शराब है, इसका एक बहुत बड़ा लार्जर इम्प्लीकेशन जो मुझे अभी दिख रहा है, पहले हमारे गरीबों को कन्वर्ट किया जाता था अनाज देके, तो सरकार ने अनाज देना शुरू कर दिया। फिर उनको हॉस्पिटल की लालच देके कन्वर्ट करते थे, सरकार ने आयुष्मान कार्ड बना दिया। फिर उनको मकान का लालच देके कन्वर्ट करते थे, सरकार ने मुफ्त वाला आवास योजना शुरू कर दिया। अब हमारे वो गरीबों को, दलितों को, आदिवासियों को नशा दे रहे, ड्रग दे रहे, उनको ड्रग एडिक्ट बना रहे, शराब की बोतल दे रहे। और जब एक बार कोई व्यक्ति ड्रग एडिक्ट हो जाए, शराबी हो जाए, नशेड़ी हो जाए, फिर उसके लिए अपना धर्म और कोई मतलब नहीं रहता। फिर उसको भाई जहाँ है, जब यहाँ कुछ नहीं करना, कुछ नहीं मानना, तो उधर भी जाके न करो, क्या फर्क पड़ता। तो ये जो ड्रग है, ये जो शराब है, ये हमारे केवल हमारे बच्चों को नहीं कमजोर कर रहा है, हमारी आने वाली पीढ़ी को नहीं बर्बाद कर रहा है, बल्कि बहुत बड़ा कन्वर्जन का टूल बन चुका है। और इस समय हमारे गुरुओं की धरती पंजाब सबसे ज्यादा नशे के चक्कर में पड़ चुकी है, सबसे ज्यादा धर्मांतरण वहां हो रहा है। दुनिया का चौथा सबसे बड़ा चर्च जालंधर में बन रहा है। कैसे? मिशनरियों ने पहले वहां ड्रग फैलाया, जब ड्रग में पूरे यंग जनरेशन को ड्रग में ले लिया, अब उसके बाद कन्वर्ट करते चले जाए। दूसरा, अभी PFI पे छापा पड़ा। PFI की बात करके मैं अपनी बात कंप्लीट करता हूं। PFI के छापे के बाद एक बात ये पता चली कि यहां के जो लोग अरब में, खाड़ी देशों में काम करते हैं, धोबी का, नाई का, कपड़ा प्रेस करने वाले का, जो भी काम करते हैं, उनको वहां से डबल सैलरी मिलती है। जैसे उनको 1000 रियाल मिलना चाहिए तो 2000 रियाल मिलता है। और ये कह के मिलता है कि जो तुम्हें एक्स्ट्रा वाला 1000 रियाल दे रहा हूं, ये तुम्हें फला जगह मस्जिद में देना है, ये फला मदरसे में जाके देना है। तो इतना बढ़िया उन्होंने सिस्टम बना लिया, जो बाहर से पैसा आता है वो टैक्स फ्री होता है, उस पर आपको ITR फाइल नहीं करना, इनकम टैक्स उसको कैच करेगा नहीं, छापा मारेगा नहीं, और पैसा डबल आ रहा है। तो एक सेफ उन्होंने तरीका निकाला है। मुझे लगता है आने वाले टाइम में सरकार को उस पर सोचना पड़ेगा कि जो बाहर से पैसा आ रहा है, और उसमें ये भी पता चला बहुत सारे ऐसे लोगों को भी सैलरी आ रही है जो वहां है ही नहीं, वो यहीं पे। ऐसे लोगों को भी खाड़ी देशों से तनख्वाह आ रही है जो एक्चुअल में पासपोर्ट बनवाए हैं लेकिन वहां गए नहीं है, वो यही नाई वाला काम कर रहे हैं, यही धोबी वाला काम कर रहे हैं, यही पंचर बना रहे हैं, लेकिन तनख्वाह उनकी वहां से आ रही है। तो हमारे लिए जो सबसे बड़ा खतरा है वो है विदेशी फंडिंग। 50,000 करोड़ के आसपास FCRA से आ रही है, जो कांग्रेस ने कानून 2010 में बनाया।
लगभग 50,000 करोड़ हवाला के जरिए आता है, खाड़ी देशों से आता है। जितनी पत्थरबाजी होती है पूरे भारत में, जितनी विदेश विरोधी गतिविधियां होती हैं, सबकी विदेशों से फंडिंग हो रही है। नक्सलियों की फंडिंग विदेशों से होती है, माओवादियों की फंडिंग विदेशों से होती है, मिशनरियों की फंडिंग विदेशों से होती है, धर्मांतरण करने की पूरा जो जहाज सिस्टम चल रहा है विदेशों से, हर काम का विदेशों से फंडिंग हो रहा है। इस विदेशी फंडिंग को रोकना बहुत जरूरी है। और घुसपैठ, ये घुसपैठ के लिए भी बाहर से फंडिंग आ रही है। अभी बॉर्डर पे अधिकारी पकड़ा गया, उसके 20 करोड़ रुपए मिला, हवाला के जरिए आया था। पूरा पैकेज है, असम और बंगाल के बॉर्डर पे एक पूरा पैकेज है कि भाई जितने घुसपैठियों को वापस करोगे आपको 10,000 रुपए मिलेंगे। और 10,000 में क्या करना, आपको घुसपैठियों को अंदर भी कराना है, इसका आधार बनवाना, इसका राशन कार्ड बनवाना है, इसका बर्थ सर्टिफिकेट भी बनवाना है। हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा करप्शन बन चुका है। घुसपैठिए घूस दे के आते हैं, घूस दे के राशन कार्ड बनवाते हैं, घूस दे के बर्थ सर्टिफिकेट बनवाते हैं, घूस दे के आधार बनवाते हैं, घूस दे के ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते हैं, घूस दे के बाद वोटर आईडी बनवा लेते हैं। अब जब सारा डॉक्यूमेंट उन्होंने इकट्ठा कर लिया, हमारे और आपसे ज्यादा डॉक्यूमेंट उनके पास हो गए। अब आप एनआरसी लागू भी करोगे तो कोई फायदा नहीं है। असम की एनआरसी फेल हो गई कि नहीं हुई? ऐसे ही फेल हुई। सर्बानंद सोनोवाल साहब ने पीआईएल किया था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है एनआरसी करो, एनआरसी हुई वहां पे, एनआरसी फेल हो गई। कैसे फेल हो गई? घुसपैठियों ने सारे डॉक्यूमेंट 2-2, 3-3 हज़ार रुपए दे के बनवाए, पैसा उनको बाहर से आया, डॉक्यूमेंट बन गया, और जब वो लेखपाल पटवारी घर घर रजिस्टर बनाने गए, फिर उनको 2-2 हज़ार की गांधी जी मिल गए, उन्होंने उनका रजिस्टर में नाम जोड़ दिया। और कितनी उन्होंने बदमाशी किया कि उनको लगा अगर घुसपैठियों का नाम भी जोड़ देंगे और असम के लोगों का भी नाम रखेंगे तो बाद में जब रजिस्टर बनेगा तो जनसंख्या ज्यादा हो जाएगी। तो उन्होंने बड़ी कलाकारी किया, जितने घुसपैठियों का नाम जोड़ते थे उतने असम वालों का नाम निकाल देते थे। तो जब बाद में कंप्लीट रजिस्टर बना तो पता चला घुसपैठिए भारतीय बन गए और असम के लोग विदेशी हो गए। फिर बवाल हुआ। जब तक इस देश में भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा तब तक कोई भी देश विरोधी गतिविधि कम नहीं हो सकती। न घुसपैठ कम होगी, न धर्मांतरण कम होगा, न मिशनरियों का जिहाद कम होगा, न माओवाद खत्म होगा। आप विदेशी फंडिंग खत्म करिए, खालिस्तान खत्म। विदेशी फंडिंग खत्म करिए, माओवाद खत्म। विदेशी फंडिंग खत्म करिए, नक्सलवाद खत्म। विदेशी फंडिंग खत्म करिए, घुसपैठ कम हो जाएगी। अदरवाइज ये सिलसिला चलता रहेगा। इसलिए मेरा ये मानना है कि जितना बड़ा खतरा हमारे लिए पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, उतना ही बड़ा खतरा हमारे लिए करप्शन भी है। हमने अगर करप्शन को नहीं खत्म किया तो चीज़ों को संभालना बहुत मुश्किल होगा। और करप्शन का बहुत एक बेसिक सिद्धांत है, जितनी बड़ी नोट होती है उतना ज्यादा करप्शन होता है। ध्यान से सुनिए, पूरी दुनिया में जितनी बड़ी नोट उतना ज्यादा हवाला। भाई एक अटैची में अगर 100 रुपए की नोट रखो तो 1 करोड़ आएगा, मान लो 1 करोड़ आएगा। उसी अटैची में 2000 की नोट रखो तो कितना हो गया? 20 करोड़ हुआ कि नहीं हुआ? एक अटैची में 100 रुपए की नोट रखने पे 1 करोड़ हुआ, उसी अटैची में 2000 की नोट रखने पे कितना हो गया? 20 करोड़। तो हवाला बढ़ा कि नहीं बढ़ा? और कैलेंडर बनवाया, जो जो किया उसको। आपने कभी सोचा कि अब्दुल करीम तेलगी ने 30,000 करोड़ लूटा था, वो उसने क्या किया? उसने तो कोई काम नहीं किया जो माल्या ने किया। अब्दुल करीम तेलगी ने 30,000 करोड़ लूटा था, लूटा था नहीं लूटा था? उसका पैसा कहां गया? हसन अली ने 35,000 करोड़ लूटा, उसका पैसा कहां गया? मोइन कुरैशी ने 25,000 करोड़ लूटा, उसका पैसा कहां गया? भाई चौकसी ने लूटा, चौकसी वाला दिख रहा है लंदन में मौज कर रहा है। माल्या वाला दिख रहा है घूम रहा है, वो अभी भी कैलेंडर अपना छाप रहा है। ललित ने लूटा, उसका दिख रहा है किसी के साथ घूम रहा है आजकल। लेकिन हसन अली, मोइन कुरैशी, माल्या तेलगी, इन तीनों ने मिलके 80-90 हजार करोड़ लूटा। उनका उन्होंने क्या किया? उन्होंने कोई अयासी नहीं किया, फार्म हाउस नहीं बनवाया, लंदन में घर नहीं बनाया, कुछ नहीं किया। तो पैसा गया कहां? मैं आपको फिर से कह रहा हूं, जब
तक आप दुश्मन की रसद नहीं काटोगे, तब तक, रसद समझते सब लोग, सप्लाई पीछे से, जब तक आप दुश्मन की रसद नहीं काटोगे तब तक दुश्मन से लड़के जीतना संभव तो है, लेकिन बहुत लंबी लड़ाई हो जाएगी। अगर आप उसकी रसद काटोगे तो 5 साल की लड़ाई 5 महीने में खत्म हो जाएगी। रसद नहीं काटोगे तो आपको 5 साल लड़ना पड़ेगा, लंबी लड़ाई हो जाएगी। और इसका एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं, जनसंख्या नियंत्रण के लिए एक PIL, CA कानून के खिलाफ 256 PIL, 256 PIL में बड़े बड़े दिग्गज खड़े होते हैं, कोई भूतपूर्व कानून मंत्री, कोई भूतपूर्व गृह मंत्री, कोई भूतपूर्व वित्त मंत्री, कोई भूतपूर्व शिक्षा मंत्री, ऐसे ऐसे वकील खड़े होते हैं जो 25-25 लाख रुपए लेते हैं। आपको लगता है उनको पैसा कौन दे रहा है? घुसपैठियों को फंसाने की 22 PIL खड़े होते हैं, भूतपूर्व गृह मंत्री, वित्त मंत्री, शिक्षा मंत्री, ऐसे दिग्गज, उनको 20 लाख रुपए कौन दे रहा है? हमको तो कोई नहीं देता। हमको तो घुसपैठियों वाले निकालिए, हम तो अपने घर से पूरा खर्चा वर्चा करते हैं, कोर्ट फीस भी देते हैं, पेपर तैयार करते हैं, अपना दिमाग लगाते हैं। वो जो आ रहे हैं उनको कौन दे रहा है पैसा? सुप्रीम कोर्ट में मैं अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बता रहा हूं, वहां हम लोग लड़ रहे हैं, बड़े मुश्किल से सरवाइव कर रहे हैं, क्योंकि इधर एक पिटीशन होती है उसके खिलाफ 10 आ जाते हैं, इधर एक होती है उसके खिलाफ 20 आ जाते हैं। वक्फ एक्ट, अभी मैंने चैलेंज किया वक्फ एक्ट, जमीयत उलमा हिंद पर्सनल लॉ बोर्ड आ गया। 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट मैंने चैलेंज किया, जमीयत उलमा हिंद पर्सनल लॉ बोर्ड आ गया। तो इसलिए कह रहा हूं, लड़ाई 3 जगह से होनी है, सड़क, संसद, सुप्रीम कोर्ट। मैं अपने आज इस पवित्र भूमि से अपने जो माननीय सांसद हैं उनसे आग्रह करता हूं, आप संसद में 0 आवर में इसको उठाइए, क्वेश्चन आवर में उठाइए, प्राइवेट मेंबर बिल पेश करिए, बिल बना के मैं आपको दूंगा। इसी तरीके से मैं अपने भूतपूर्व सेनाधिकारियों से, जजेस से, IAS से, IPS से कहता हूं, आप सुप्रीम कोर्ट आइए, आपका, क्योंकि आप सुप्रीम कोर्ट आना आपका बहुत जरूरी है। और बाकी भारत रक्षा मंच का जो कार्य है, मुखर हिंदू, जितने मुखर होंगे बोलेंगे उतना ही हमारा कर्तव्य है। आप सबने मुझे सुना, मैं सबका धन्यवाद करता हूं, सबका आभार व्यक्त करता हूं। केवल सत्ता से मत करना परिवर्तन की आस, हमने कहा कि आस, इस पे एक शब्द दिए, कानून में अगर परिवर्तन होगा तो शायद आने वाला देश, ये भविष्य अपना देश का उज्जवल होगा। इसलिए अश्विनी उपाध्याय जी सैकड़ों जय